बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। M2M उर्दू के साथ हाज़िर हैं। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हाफ़िज़ तारिक खलील साहब मौजूद हैं। हमारे उस्तादों में से हैं, सहाफ़त में एक बड़ा नाम है और जो हालात हाज़रा हो, सियासी मामलात, कौमी मामलात, उस पर इनकी गहरी नज़र होती है। 26वीं आइनी तरमीम के क्या असरात होंगे, 27वीं आइनी तरमीम आएगी या नहीं आएगी, PTI डील कर रही है या उसको ढील दी जा रही है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस पे जो है वो बातचीत करेंगे। हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं। दूसरा सर, 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई जी, क्या समझते हैं इसके क्या जो हैं वो सियासत के ऊपर, मुल्क के ऊपर और ख़ास तौर पर फिर पार्लियामेंट के ऊपर इसके असरात आप क्या देखते हैं? देखें सिद्दीक सर जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और वैसे भी आपका ये प्रोग्राम जो है वीलॉग का, ये बहुत माशाल्लाह पॉपुलर भी है और इसके व्यूवर्स की तादाद भी बहुत बढ़ रही है और ख़ास तौर पर जो हमारा नौजवान तबका है वो इसमें खासी दिलचस्पी ले रहा है। तो इसलिए मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, बड़ा ग्रेटिट्यूड भी है। थैंक यू सर। अब सूरत हाल ये है कि 26वीं आइनी तरमीम जिसकी तहरीक इंसाफ ने बड़ी खुल के मुखालफत की, मौलाना भी शुरू में मुखालिफ थे लेकिन बाद में मौलाना एग्री कर गए और उनका बड़ा एक भरपूर किरदार रहा 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी में। जी जी। इस तरमीम का सबसे बड़ा जो असर हुआ है, जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, एक तो यह है कि सियासी इस्तेहकाम आ गया है, हुकूमत जो है मजबूत हुई है कुछ, और हुकूमत के खिलाफ जो एक मुड़ चल रही थी वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, जिस तरह आप ये देखें कि थोड़ा सा 2 साल पहले चले जाएं कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला हो रहा था तो उस वक्त इमरान खान जो है उनकी तरफ से ये डिमांड आ रहा था, ये उनका मुतालबा था कि मौजूदा हुकूमत, उस वक्त PDM की हुकूमत थी, तो PDM की हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ की तकर्रुरी की मजाज नहीं है, मुंतखब हुकूमत को आने दिया जाए और वो जो है कि आगे फरवरी में या जनवरी में जब भी हुकूमत आए वो आर्मी चीफ मुकर्रर करे। लेकिन ये देखा आपने कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी हुई और आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बाद काफ़ी मामलात जो हैं वो संभल गए और एक वाज़े जो है वो तायन हो गया कि पाकिस्तान में बात जो है वो किसकी मानी जाएगी। सही। तो उसमें एक सियासी और अस्करी क़यादत, उसके बाद आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो मामलात चलते गए उसमें जो मिलिट्री और सिविल जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होता गया और उसके नतीजे में बहुत से उमूर जो है उसमें एमिकेबली उनको आगे बढ़ाया गया। और ख़ास तौर पर यहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर की बात हुई तो उस हवाले से सबसे बड़ा जो एलिगेशन आया तहरीक इंसाफ पर वो ये आया कि भाई कि ये जो इस वक्त दहशतगर्दी की ताज़ा लहर आई है उसके पीछे जो है वो अनासिर हैं जिनको तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उन्होंने मुआहिदा किया TTP के साथ और वो 30-40 हज़ार लोगों को पाकिस्तान में दोबारा ले आई। और हुकूमत का ये रिकॉर्ड है कि 120 टॉप के क्रिमिनल जो हैं वो KPK से रहा किए गए और यही वो लोग हैं जो आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए हैं और ये टेररिज्म की जो वाक़यात हो रहे हैं, तेज़ी आई है जो ख़ास तौर पर KPK के साबका फाटा के एरिया में, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में, या जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का उसके साथ साथ, उसमें ये वही अनासिर है। तो ये एक एलिगेशन था वॉर ऑन टेरर के हवाले से, उसका KPK कोई वाज़े हल, कोई वाज़े जवाब नहीं दे सकी कि उस वक्त मुज़ाकरात क्यों हुए थे और TTP को क्यों ये दोबारा ऑन बोर्ड लिया गया और उनकी बातें मानी गई। तो ये वो बुनियादी बात थी जिसकी वजह से सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है एक पेज पर आई और उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम के जरिए ये तय किया कि ये जो लहर है जो आई है TTP के जरिए इसको खत्म किया जाएगा। उसके जरिए जरूरी ये था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम उसी वक्त होगा जब सियासी इस्तेहकाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये सूरत हाल ये थी कि फौज जो है वो समझती है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बैरूनी सरमायाकारी, गैर मुल्की सरमायाकारी के बगैर मुमकिन नहीं है और उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। आप ये देखें कि उसके बाद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद
الیکشن کے نتیجے میں میاں شہباز شریف اور کی کولیشن جو ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی صف اول میں ہے وہ اقتدار میں آ گئی. اس کے نتائج کو تحریک انصاف نے آج تک قبول نہیں کیا، لیکن وہ قبول کر کے بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کمیٹیوں کے ممبرز ہیں، مشاورت کرتے ہیں، پارلیمانی نظام کا حصہ سر ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ظاہر ہے اس وقت سول ملٹری جو تعلقات ہیں وہ بہترین ہیں اور اس کا اعتراف وزیر اعظم بھی کر چکے، یہ جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ایک اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے حوالے سے ایک جو ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، یا نظر آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، عدالت اور حکومت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، وہ استحکام بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا جی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی چل رہی تھی، بالکل، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پر تحریک انصاف اور اس کی نظریے کے حامل جو لوگ ہیں وہ اس میں نمایاں نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ کنٹروورسی تو چلتی رہے گی. لیکن حکومت نے جو طے کیا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے جو ٹارگٹ مقرر کیے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، منظوری کے حوالے سے، کہ مولانا کو آن بورڈ لیا جائے گا، مولانا کے بغیر بات نہیں بنے گی، انہوں نے یہ کام کیا، یہ ٹارگٹ اچیو کیا. بالکل کیا. اور یہ ٹارگٹ اچیو ہونے سے کم و بیش جو اپوزیشن کا ایک بہت بڑا چنک تھا وہ نکل گیا. اور اب یہ تھا کہ تحریک انصاف شاید توقع کر رہی تھی کہ مولانا جو ہے وہ ووٹ نہیں کریں گے، ووٹ آؤٹ کر دیں گے بلکہ حکومت کو، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بنے ہیں. اور یہ کہا جا رہا تھا، تصور یہ تھا کہ جناب جو سینئر موسٹ جو 2 ججز ہیں جن کا نام جو ہے ان سے پہلے آنا چاہیے، جن کا نام پہلے صاحب اور منیب اختر، کہ وہ جو ہے ریٹائرمنٹ لے لیں گے بیفور اپنی میعاد مکمل کیے بغیر، سپر سیڈ ہو گئے. لیکن یہ سپر سیڈ ہو گئے، جو آرمی کی جو یہ اصطلاح بھی ہے کہ جب سپر سیڈ ہو جائے تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. لیکن یہ ایک روایت کی بات ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے ملک میں، تو وہ نہیں گئے. اور اب دیکھیں کہ چیف جسٹس کے جو معاملات ہیں، چیف جسٹس منصور علی شاہ سے مشورہ کرتے ہیں. کل جو فارمولہ طے کیا انہوں نے آگے اپنے مقدمات نمٹانے کا، وہ منصور علی شاہ کا فارمولہ تھا جو طے کر لیا انہوں نے. تو اب اور پھر بینچز کی تشکیل، یہ بڑا کام تھا، اور اس میں ان دونوں ججوں کو دوبارہ شامل کیا جن کو فائز عیسیٰ نے ہٹا دیا تھا. تو سر یہ گروپ بندی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ختم ہو گئی ہے یا ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ نظر اس لیے آ رہا ہے کہ اس کی پہلی علامت تھی فل کورٹ ریفرنس، اور اس سے پہلے اوٹ ٹیکنگ میں تمام جج صاحبان تھے موجود وہاں پر. میں بھی تھا، اس میں شریک تھا. میں نے دیکھا وہاں پر کہ سپریم کورٹ کی، اور نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ چاروں صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس بھی موجود. دیکھیں یہ ایک یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے. یہ ایسی تقریبات جو ہیں اس میں جو لوگوں کی یہ سمبولک وہ یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے. اس میں تمام جج صاحبان موجود تھے. اس کے بعد فل کورٹ ہوا. فل کورٹ میں سوائے منصور علی شاہ کے جو عمرے پر گئے ہوئے باقی تمام جج صاحبان تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی حد تک جو کنٹروورسی چل رہی تھی، جو لیٹر بازی چل رہی تھی، اور جو ایک مناقشت چل رہی تھی، مناقشے کی کیفیت چل رہی تھی، وہ تقریباً اب کول ڈاؤن ہو گئی ہے. معاملات کافی حد تک سنبھل گئے ہیں. اور اب یہ شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پروسیجر ایکٹ میں کوئی ترمیم کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. بالکل. اور پھر جج کی تعداد میں اضافے کی بات بھی کی جا رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی فوری طور پر یہ شاید ممکن اس لیے نہ ہو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی ذہنی طور پر بھی تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم ایک بہت بڑا ڈوز تھا جو ہضم ابھی نہیں ہوا لوگوں کو، اس کو پوری طرح سے اس کو ڈائجسٹ ہونے دیں. اس کے بعد پھر ہم 27ویں ترمیم جو بھی ہوتی ہے، حالانکہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ جائز ہیں کہ اس میں ملٹری کورٹس جو ہیں ان کی تشکیل دینی ہے. یہ ٹھیک ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو ہم نے سابقہ فاٹا کے علاقوں میں لگانی ہے کیونکہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن بھارت ملٹری کورٹ ہوتی ہیں. ملٹری کورٹ جو ہے جب آپریٹ کریں گی تو ان کے لوگ پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں تو وہ یہاں سے پکڑیں گے
यहाँ से जब पकड़ेंगे तो उसमें पॉलिटिकल लोग भी हो सकते हैं हाँ, बिल्कुल उसमें, हो सकते हैं। इसलिए ये जो है ना ये एप्रीहेंशन मौजूद है सही। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस तरफ ना बढ़े। अभी मियां शहबाज शरीफ को भी ये मशवरा दिया गया है सही। कि अभी इस तरफ ना बढ़े और अभी चलने दें और उसके बाद फिर देखी जाएगी। अब मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी हद तक आ गई है ठीक। और SCO जो हुई है उससे हुकूमत का एक तो वकार बुलंद हुआ है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हुआ है बेहतर, कि ये पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, यहाँ सरमायाकारी भी की जा सकती है। मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए हैं, वहां पे मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मीटिंग हो गई है। अब अगले हफ्ते जो है चंद दिन के बाद प्रेसिडेंट जो है जरदारी वो बीजिंग जा रहे हैं। बीजिंग के मामलात जो है अभी तवज्जो तलब भी है और तशवीशनाक भी है इस लिहाज से कि उनकी सिक्योरिटी के मसाइल जो है, सिक्योरिटी के जो खदशात है वो अभी दूर नहीं है। अच्छा हाफिज साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप इक़्तिदार के जो ईवान हैं वहाँ पे भी जाते रहते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, पार्लियामेंट भी जाते हैं, ईवान सदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस, ये जो एक चल रहा है, ख्वाजा आसिफ का रात ट्वीट आया कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, ये भी डील के तहत हुई है। अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक पुल का किरदार या सालस का किरदार अदा कर रहा है। आप ये ऐसा समझते हैं कि सारा कुछ डील के जरिए हो रहा है और रायतें उनको मिल रही हैं, उनके लोग भी अब जमानत पे रिहा हो रहे हैं? देखें जो सब आप खुद भी समझते हैं कि सियासियात जो है वो एक सिलसिले का नाम है, एक तसलसल का नाम है। अगर इसमें इस्टेब्लिशमेंट या जो हमारी इशराफिया है अगर वो जहनी तौर पर तैयार ना होती तो बुशरा बीबी कभी बाहर नहीं आ सकती थी। सही। देखिए इमरान खान अभी जेल में है, लेकिन जब भी उसकी ये उसके जमानतें मंजूर होती हैं और ये तवक्को लग जाती है कि लोगों को कि अब ये आखिरी मुकदमा है, इसके बाद तो वापस वो बहाल हो जाएगा, सही। लेकिन उसके तोशाखाना टू आ गया तो रेफरेंस पे रेफरेंस बन जाते हैं, नैब जो है तैयार बैठा होता है। तो ये है कि ये सिर्फ एप्रीहेंशन नहीं है बल्कि काफी हद तक मामलात जो है, देखिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते हैं वो यकीनन गंडापुर साहब के राब्ते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वरना वहां पर चीफ मिनिस्ट्री चल ही नहीं सकती जब तक राब्ता कारी ना हो सिविल मिलिट्री के दरमियान। तो ये बुशरा बीबी जो आई है बाहर, तो अगर डील नहीं है, बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है और ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि 9 महीने का रगड़ा हो गया, काफी उनकी जेल काट ली उन्होंने, अब ये बाहर आए, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि वो एक्टिव नहीं होंगी पॉलिटिक्स में। अभी वो अपने मामला ठीक करेंगी, अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगी और उसके बाद जो है वो जब एतमाद उनका बहाल हो जाएगा उसके बाद कहीं वो निकलने को, अभी मेरा ख्याल है कि खान साहब जब तक जेल में हैं, खान साहब के केसेस के फैसले नहीं होते जब तक, उस वक्त तक बुशरा बीबी भी एक्टिव नहीं। जब खान साहब के केसेस के फाइनल फैसले हो गए फिर बुशरा बीबी भी मैदान में होंगी और उनकी बहनें भी मैदान में होंगी। बहुत शुक्रिया, आपने हाफिज साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने तमाम मौज़ूआत पर सरासर गुफ्तगू की और जो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो एक सियासी इस्तेहकाम आ रहा है इन इक़दामात से, आने वाले दिनों में उसकी वजह से मुआशी इस्तेहकाम के इशारे भी मुस्बत मिल रहे हैं। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।